हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर हमारे पास में इंटीग्रल में लिमिट्स गिवन नहीं हो तो लिमिट को कैसे हम फाइंड करते हैं। ये अभी तक हम हमारी इस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। जब हमने डबल इंटीग्रल स्टडी करा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जब भी हमारे पास में किसी कर्व सरफेस होता है या हमारे पास में कोई कर्व शेप होता है, तब अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो इजी हो जाता है। अब हम ट्रिपल इंटीग्रल में पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं वो सीखते हैं। क्योंकि अभी तक हम कार्टेशियन से हमारे इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, अब हम कार्टेशियन से उसको पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम हमारे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है कि जो हमारा इंटीग्रल है, जो हमारा फंक्शन है, उसको एंगल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना। ठीक है, कार्टेशियन मतलब क्या होता है कि वो टर्म्स जिसमें एक्स और वाई प्रेजेंट होती हैं। पोलर मतलब होता है कि हम एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल होता है, हम तीन कर्व शेप की बात करेंगे। एक होता है सिलेंडर, एक होता है स्फीयर और एक होता है एलिप्सॉइड। ठीक है, अब हम इनको तीनों को वन बाय वन समझते हैं कि जो हमारा स्फीयर होता है उसमें हमारे पास में जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंडर में हमारे पास में कैसे होते हैं, और हमारे जो एलिप्सॉइड है उसमें कैसे होते हैं। तो हमारे पास में अगर सिलेंडर शेप होगा तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन से होंगे? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जब स्फीयर होगा तो हमारे पास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जब हमारे पास में अगर एलिप्सॉइड होगा तो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कई के होंगे? एलिप्सॉइड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को सॉल्व करते हैं। क्या होता है पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास में सबसे पहले हम स्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, स्फीयर कि अगर हमारे पास में जो हमारा इंटीग्रल है उसमें अगर हमारे पास एक स्फीयर शेप बन रहा है, ठीक है, स्फीयर सॉलिड 3D शेप बन रहा है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका हम एक एग्जांपल भी सीखेंगे। पर उसके लिए पहले हम सीख लेते हैं कि एक्स और वाई और जेड उसको हम कैसे पोलर में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो हम इसे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे पास में कोई सा भी सर्कुलर स्फेरिकल शेप होता है तो उसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कार्टेशियन, कार्टेशियन से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं बट पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने पर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो इजी होगा। स्फीयर की बात करते हैं तो जो हमारे पास में एक्स होता है, ठीक है, एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे? देखो, एक्स वाई और जेड, ट्रिपल इंटीग्रल में हमारे पास में तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। पहले क्या करता है, तीनों में हमारे पास में आगे क्या आता है? आर आता है। ठीक है, नाउ आफ्टर इसमें आर के बाद में साइन थीटा, और वाई के साथ भी हमारे पास में आर के बाद क्या आता है? साइन थीटा ही आता है। ठीक है, और जेड में हमारे पास में आर के बाद आता है कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर ना? उसके बाद साइन थीटा के बाद हमारे पास में आर थीटा और एक और हमारे पास में टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा? साइन थीटा है, यहाँ पर हमारे पास में कॉस फाई आता है, यहाँ पर हमारे पास में साइन फाई आता है, और जेड में हमारे पास में सिर्फ आर कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, क्लियर इतना? एक्स वाई और जेड को हम कैसे कोऑर्डिनेट्स पोलर में कन्वर्ट करते हैं, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास में जो डी एक्स जी वाई और डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड जो होते हैं उसको कैसे हम हमारे पोलर में लिखते हैं? उसमें हम लिखते हैं आर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड को हम आर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई के साथ में रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ये हमारे पास में डी एक्स डी वाई जेड की वैल्यू होती है आफ्टर पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन। नाउ अब जो हमारे पास में स्फीयर होता है, स्फीयर में हम तीन टाइप्स ऑफ स्फीयर की बात करेंगे। पहला तो हमारे पास में जो फुल स्फीयर होता है वो, सेकंड हम बात करेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। ठीक है, उसके बाद एक और स्फीयर की हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट स्फीयर। ठीक है, ऑक्टेट स्फीयर क्या होता है कि एक स्फीयर को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले मींस हमारे पास में जब इन तीनों स्फीयर्स होते हैं, उन तीनों स्फीयर्स के लिए जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो अलग अलग होंगी फॉर आर थीटा एंड फाई। क्या क्या लिमिट्स होंगी उनको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास टाइप होता है, अगर हमारे पास में एक फुल स्फीयर हो, ठीक है, अगर हमारे पास में फुल स्फीयर है तो उसमें जो हमारे पास में आर की वैल्यू होगी वो होगी 0 टू a की। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज 0 टू a। और जो हमारे पास में थीटा होता है, थीटा जो हमारे पास में वेरी करेगा 0 टू 5।
ठीक है, कंप्लीट है तो 0 टू पाई का, और जो फाई होता है, फाई क्या होगा हमारे पास में 0 टू 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, रेडियस है, डिस्टेंस है, और थीटा और फाई दोनों ही हमारे पास में क्या है, एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास में अगर फुल स्फीयर होगा तो उसके लिए जो हम आर थीटा और फाई की लिमिट्स लेंगे वो ये लेंगे। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास में हेमिस्फीयर हुआ तो जो हमारे पास में आर की जो लिमिट लेंगे वो लेंगे हम 0 टू a की। आर की जो लिमिट होगी वो हमारे पास में सब में ही फिक्स होती है, 0 टू a। ठीक है ना, उसके बाद जो थीटा होगा वो होगा 0 टू पाई बाय 2, हाफ स्फीयर हो गया। तो ये हमारे पास में एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 का। और जो फाई होगा वो होगा 0 टू 2 पाई। तो पाई वाला एंगल होगा वो हमारे पास में सेम ही रहेगा, 2 पाई का ही होगा, क्योंकि जब हेमिस्फीयर को कट करेंगे तो जो ऊपर का सरफेस होगा उसके लिए जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ थर्ड हम बात करते हैं ऑक्टेंट की। ऑक्टेंट मतलब स्फीयर का किसमें हम बात करें, 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास में लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, अगेन आर तो हमारे पास में फिक्स होता है 0 टू a। यहाँ पर जो a है, a से हमारे पास मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आर स्क्वायर की जगह पर अगर a स्क्वायर होगा तो वो a, अगर 1 स्क्वायर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 क्या आ जाएगी। अगर 4 होता है तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 2। तो ये जो a होगा वो हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो हमारे पास में अगेन 0 टू पाई बाय 2 होगा, और जो पाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास में 0 टू पाई बाय 2 की होगी ये भी। ठीक है, क्लियर इतना, तो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे हमारे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। स्फीयर के लिए एक चीज और याद रखना कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमेशा आर स्क्वायर के बराबर आएगी। क्यों आएगी इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो हमने क्या बात करी थी कि एक्स वाई और जेड इनके वैल्यूज क्या होती है, एक्स होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, ये होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और ये होता है आर कॉस थीटा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमने स्टडी करी थी। अब जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही हैं तीनों एक्स वाई जेड की, इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर कर ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जिन्होंने हमने स्क्वायरिंग कर दिया, एलएचएस को एक साइड लिख लिया, अब आरएचएस को भी स्क्वायर कर कर एक साइड लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई कॉस स्क्वायर फाई, ओके, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने आरएचएस को भी लिख लिया। नाउ यहाँ पर देखो आर स्क्वायर हमारे पास में तीनों में है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है। इन दोनों टर्म्स में से हम साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ आर स्क्वायर। तो देयरफॉर आवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, आर स्क्वायर के बराबर में आती है। ये जब आगे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इस टाइप की अगर कोई सी भी वैल्यू अगर आपको मिलती है तो आप डायरेक्टली वहां पर आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसको भी नोट डाउन कर लो।
नाउ अब पहले हम स्फीयर के ऊपर एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे हमारे सिलेंडर और एलिप्सॉइड के कंसेप्ट्स को भी स्टडी करेंगे। पहले जो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dx dy dz for the first octant of sphere x square plus y square plus z square r square। ना अब यहाँ पर देखो हमारे पास में एक इंटीग्रल दे रखा है, उसे हमें इवेल्युएट कर कर हमारा आंसर फाइंड करना है। इस पर ओवर द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर, और ये स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये इंटीग्रल है जो कि हमारे पास में कहीं पर है, फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर पर है। अब फर्स्ट ऑक्टेंट गिवन है मींस हमारी जो लिमिट्स है उसको कहीं में लेंगे, ऑक्टेंट वाली लिमिट्स को लेंगे जो हमने स्टडी करी थी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि जो x होता है वो क्या होता है, r sin थीटा cos फाई, और y क्या होता है, r sin थीटा sin फाई, और z होता है हमारे पास में r cos थीटा। ठीक है, ये हमें पता है ना। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि हमारे जो dx dy और dz ये क्या होता है, r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ हमारा जो इंटीग्रल है उसको हम लिख लेते हैं, ऑक्टेंट में हमारे पास में लिमिट्स क्या थी, अब r की जो लिमिट थी वो हमारे पास में क्या थी, 0 से a थी, तो ये हम 0 से a की ले लेते हैं। पहले हम काई की लिमिट्स लेते हैं, एंगल की लेते ही हमने डबल इंटीग्रल में भी सीखा था, तो ये हमारे पास में 0 से π/2 हो जाएगा, और ये भी हमारे पास में 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेंट में दोनों जो एंगल की होती है थीटा और फाई की जो लिमिट्स होती है वो सेम होती है। नाउ अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये भी हमने प्रूव भी करा है किसके इक्वल में होता है, r स्क्वायर के होता है। तो वहां पर हमें क्वेश्चन में भी जो इक्वेशन है उसमें भी r स्क्वायर है। ठीक है, r स्क्वायर। नाउ dx dy dz इसकी वैल्यू क्या होती है, r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, r की पावर 4 sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई इंटीग्रेट 0 to π/2 0 to π/2। पहले जो हमारा इनर इंटीग्रल है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, sin थीटा, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ r टू द पावर 4 को, तो ये क्या हो जाएगा r की पावर 5/5। लिमिट्स क्या आएंगे हमारी a से 0, sin थीटा को एज इट इज रहने देता है, d थीटा एंड d फाई। नाउ अब यहाँ पर देखो 1/5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये 1/5 इंटीग्रेट 0 to π/2 इंटीग्रेट 0 to π/2। अब यहाँ पर e रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 5 और 0 की पावर 5, तो उसको हम लिखने की जरूरत नहीं है लोअर लिमिट को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में a की पावर 5। अब एक काम करते हैं, a की पावर 5 भी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, उसको भी हम बाहर ही ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा a टू द पावर 5। अंदर क्या बचा हमारे पास में sin थीटा d थीटा एंड d फाई। क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या होगा a टू द पावर 5/5 इंटीग्रेट 0 to π/2 sin थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। एंगल क्या है हमारे पास में, सॉरी लिमिट्स क्या है 0 से π/2 की एंड d फाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 5/5 इंटीग्रेशन 0 to π/2। लिमिट सॉल्व करेंगे, माइनस साइन भी, माइनस साइन को भी हम बाहर ले जाते हैं तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। नाउ ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस cos 0 d फाई a to the power 5/5 0 to π/2 cos π/2, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होता है 0, तो cos
0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 होता है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बचेगा? यहाँ पर अंदर हमारे पास में -1 बच रहा है। ठीक है, माइनस साइन को अगेन बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये a की पावर 5/5, अब 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा हमारे पास में? 5 आएगा। लिमिट्स लिखेंगे तो π/2 एंड 0, a⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? π(a⁵)10। ठीक है, क्लियर इतना? इसको इवेल्युएट करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है? π(a⁵)5/10। क्लियर? सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लो। हमने स्फीयर को स्टडी कर लिया है कि स्फीयर में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं एलिप्सॉइड की। एलिप्सॉइड मतलब क्या होता है? जो एलिप्स होता है वो होता है हमारे पास में 2D के लिए, और जो एलिप्सॉइड होता है वो होता है हमारे पास में 3D के लिए। इसमें जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होंगे? एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पोलर में? देखो, हमने हमारे स्फीयर में क्या लिखा था, सेम वही आएंगे यहाँ पर भी। आर, आर एंड आर, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस फाई, साइन फाई। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि इनके आगे हम क्या लिख देते हैं? ए, बी और सी। ठीक है, कांस्टेंट एबीसी से भी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद में जो हमारे पास में dx, dy और dz, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वहां पर भी जो हमारे पास में क्या थी? आर स्क्वेयर साइन थीटा dr d थीटा और d फाई। ठीक है, बस यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा? ए बी सी और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इलिप्सॉइड में बस इतना डिफरेंस होता है। जो हमारे पास में इलिप्सॉइड की जो इक्वेशन होती है वो क्या होगी? x² / a² प्लस y² / b² प्लस z² / c² r² के बराबर होता है। ठीक है, कर नहीं देखता है, इसको भी अगर आप डिराइव करना चाहो तो वैल्यूज रखकर डिराइव कर लेना। आपकी जो इक्वेशन आएगी वो इसी के बराबर में r² के बराबर आएगी। इसके लिए हम जो हमारी लिमिट्स होती हैं उनको देख लेते हैं। एलिप्सॉइड में हमारी जो लिमिट्स होंगी r की वो क्या होगी? 0 to 1 की, और जो थीटा की लिमिट होगी वो होगी 0 to π/2 की, और जो फाई की लिमिट होगी वो भी हमारे पास में 0 to π/2 की होगी। ठीक है, क्लियर इतना? ये हमारे पास में r, थीटा और फाई की लिमिट्स हैं। ये वाली जो लिमिट्स है ये सिर्फ हमारे पास में क्वार्टर पार्ट के लिए होती है। अगर हमें पूरे एलिप्सॉइड का अगर चाहिए हमारे पास में वॉल्यूम, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लिख भी लेते हैं, चलिए यहाँ पर दिस इज फॉर क्वार्टर पार्ट लिमिट्स ओनली। इफ वांट वॉल्यूम ऑफ होल ellipsoid मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पूरे इलिप्सॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, काई में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास में इंटीग्रल गिवन होगा उसके साथ में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात होती है हमारे पास में हमारे इलिप्सॉइड की। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास में इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल √x² / a² प्लस y² / b² प्लस z² / c² dx, dy, dz for the volume of ellipsoid
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है ओवर द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड के वॉल्यूम के लिए इसको हमें सॉल्व करना है और इनमें इक्वेशन दे रखी इलिप्सॉइड की जो कि 1 के बराबर है, मींस हमारी रेडियस कितनी होगी 1 होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास में जो x, y और z होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। x होता है हमारे पास में a r sin थीटा cos फाई, y होता है हमारे पास में b r sin थीटा sin फाई और जो z होता है वो होता है c r cos थीटा। ठीक है, dx dy और dz क्या होता है a b c r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई। ये हमारे पास में x y z dx dy dz की वैल्यूज होती हैं। अब इसके बाद में हमारा जो इंटीग्रल है उसमें हम लिख लेते हैं। लिमिट्स क्या लेंगे हम, लिमिट्स हमारे पास में इलिप्सॉइड की थी, इलिप्सॉइड की लिमिट्स क्या थी 0 से 1, 0 से पाई बाय 2 एंड 0 से पाई बाय 2। अभी हमने बात करी थी ये हमारे पास में जो लिमिट्स होती है वो काई की होती है, क्वार्टर की होती है बस। अगर हमें पूरे ही इलिप्सॉइड का वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, ओवर द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड, मींस यहाँ पर हमें पूरे ही इलिप्सॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। नाउ यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये जो इक्वेशन है वो किसके बराबर में है 1 के बराबर में है। ये क्या है, रूट है, रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है। नाउ dx dy z हमारे पास क्या हो जाएगा abc r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा एंड d फाई। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा 8 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेट 0 टू पाई बाय 2। नाउ अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, कितने पार्ट को, इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में देखो ABC क्या है, कांस्टेंट है। ABC को तो हम बाहर ले लेते हैं पूरा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 8 ABC। ठीक है, 8 ABC हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3 और साइन थीटा हमारे पास में एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसकी हम लिमिट्स को रख देते हैं d थीटा एंड d फाई। ना 8 ABC 1/3 हमारे पास में कांस्टेंट है, इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। ना 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 की पावर 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, तो उसको हम नहीं लिखता है। सिर्फ हमारे पास अंदर क्या बच रहा है साइन थीटा d थीटा एंड d फाई। ना 8 ABC अपॉन 3 इंटीग्रेट 0 टू पाई बाय 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 8ABC अपॉन 3। ना अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0। ठीक है, माइनस साइन को तो हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। नाउ माइनस 8ABC अपॉन 3 कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, ये कितना होता है -1। यहाँ पर इसको भी लिखो इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 d फाई इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 एंड d फाई। नाउ माइनस 8ABC अपॉन 3 ये कितना हो जाएगा -1, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 by 2 and 0, then that will be ABC upon 3 pi by 2 or it will be 8 pi ABC upon, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक काम करते हैं इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 1
और ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हमारे पास में 4 आ जाएगा, 4 पाई ABC अपॉन 3। ठीक है, क्लियर? इतना इजी था ये भी, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास में स्फेरिकल और इलिप्सॉइड की बात होगी। अब हम नेक्स्ट हमारे कर्व शेप की बात करते हैं, जो होता है हमारे पास में सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप। अब इसके लिए जो हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो होंगी, उसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? देखो, जो x होता है उसको हम लिखेंगे r cos थीटा। ठीक है, जो y होता है उसको हम लिखेंगे r sin थीटा। क्लियर? और जो z होता है उसको हम z ही लिखते हैं। इसमें हमारे पास में कोई भी चेंज नहीं होता है, z हमारे पास में एज इट इज z ही होता है। ठीक है, क्लियर इतना? और जो हमारे पास में dx dy और dz की वैल्यू होती है, वो कितनी होगी? वो होगी हमारे पास में r dr d थीटा एंड dz। ठीक है, dx dy dz कितना होगा? r dr d थीटा एंड dz। क्लियर इतना? तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, वो कितना होगा? वो होगा हमारे पास में आर स्क्वायर। ठीक है, वो भी यहाँ से देख लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये किसके बराबर में आएगा? आर स्क्वायर के बराबर। नाउ अब बात करते हैं हमारे पास में हम लिमिट्स की। लिमिट्स क्या होंगी? जो आर होगा वो होगा हमारे पास में 0 टू आर। आर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? रेडियस होगा। रेडियस भी हमारे पास में इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। नेक्स्ट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 टू 2 पाई। नेक्स्ट अब जो हमारे पास में z की लिमिट होगी, z की लिमिट क्या होगी? वो होगी हमारे पास में 0 टू h। h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? हाइट को। ठीक है, क्लियर? ये हमारे पास में r थीटा और z की वैल्यू होती है। अब ये जो वैल्यूज होती है, ये होती है हमारे पास में पूरे ही सिलेंडर की। अगर हमें फुल सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम इस लिमिट्स को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में क्या है? सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज अ 3D सिलेंडर। अब इस 3D सिलेंडर को हम अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हाफ पार्ट में या तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर हम इसको वर्टिकल डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम वर्टिकल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में हाइट तो उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, हाइट उतनी रहेगी। जो हमारे पास में रेडियस है, सॉरी, जो हमारे पास में एंगल है, वो हमारे पास में हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में थीटा हो जाएगा, लिख लेते हैं, if half cylinder from vertical, तो जो हमारे पास में थीटा होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 0 टू पाई का। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 टू पाई हो जाएगा। एंड इफ हाफ सिलेंडर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, अगर हमने हॉरिजॉन्टल से कट कर दिया तो हाइट हमारी डिवाइड हो जाएगी, एंगल हमारे पास में उतना दे उतना ही रहेगा। तो हाइट हमारे पास में जो z हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 0 टू h/2। ठीक है, बाकी जो हमारे पास में r, और इसमें अगर हमारे पास में वर्टिकल से डिवाइड होता है तो r और z एज इट इज रहेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल से डिवाइड होता है तो r और थीटा एज इट इज रहेंगे, और सिर्फ z की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, क्लियर इतना? इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। Find the volume of solid bounded by cylinder x square plus y square is equals to 4 and z is equals to x plus y and z is greater than or equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, जो कि बाउंडेड होता है सिलेंडर और एक प्लेन। सिलेंडर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और प्लेन है हमारे पास में z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम x, y और z की वैल्यूज को लिख लेते हैं। x क्या है हमारे पास में? r cos थीटा। y है हमारे पास में r sin थीटा, और z हमारे पास में z के बराबर ही होता है।
dx dy और dz, ये कितना होता है हमारे पास में r dr d थीटा एंड dz। ठीक है, क्लियर इतना। तो यहाँ पर देखो हमारी सिलेंडर की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, या कह लो कि आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, क्लियर इतना। तीन क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, और y क्या है, r sin थीटा। यहाँ से अगर r को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में z की एक लिमिट मींस ये हमारे पास में z की कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, 0 to h होती है z की लिमिट, तो 0 हमारे पास में लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी, r cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, क्लियर इतना। अब बात आती है हमारे पास में r की और थीटा की। r तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा। r क्या होता है, 0 से r होता है। ठीक है, r हमारे पास में क्या होती है, रेडियस, जो कि इक्वेशन के हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। r की यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 2 आ रही है। देखो क्या हो गया हमारे पास में, 0 to 2। ठीक है, थीटा हमारे पास में वही रहेगा, 0 to 2 पाई, और z की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 0 to r cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसको हमारे इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर हमारे पास में 0 से 2 पाई, 0 से 2, सबसे पहले हम एंगल को लिखते हैं। ठीक है, देन 0 to r cos थीटा प्लस sin थीटा। अब हमारे पास में फंक्शन तो हमें कोई गिवन नहीं है, मींस क्या होगा, r हो जाएगा। ये हमारे पास में लिमिट काय की है, z की लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगा, dz, देन d ये काय की है, r की, तो ये dr एंड d थीटा। ठीक, क्लियर इतना। ये यहाँ पर देखो हमारे पास में dx dy dz, यहाँ पर हमारे पास में एक r भी तो मल्टीप्लाई होता है, r भी होता है, तो यहाँ पर हम एक r भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में हमें लिख लिया dz dr एंड d थीटा। नाउ अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो 0 से 2 पाई इंटीग्रेट 0 से 2। नाउ अब यहाँ पर हमें पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। r हमारे पास में z के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेट किसका करेंगे, 1 का करेंगे, तो ये r एज इट इज 1 का कितना होगा, z। ठीक है, लिमिट लिख देते हैं हम, 0 से r cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, dr एंड d थीटा। ठीक है, क्लियर इतना। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेट 0 to 2 पाई इंटीग्रेट 0 to 2, पर लिमिट रखेंगे, तो ये क्या होगा, r ब्रैकेट में r cos थीटा प्लस sin थीटा dr एंड d थीटा। यहाँ पर r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो इसको हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। तो ये कितना होगा, 0 से 2 पाई r की पावर 3/3, 0 से 2 cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज रहेंगे, एंड d थीटा। नाउ 1/3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट 0 से 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, 8 हमारे पास में, 2 रखेंगे अपर लिमिट को, 0 को रखेंगे तो 0 रहेगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, उसको भी हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा है d थीटा। नाउ अब इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का होता है sin थीटा, और sin थीटा का कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस का cos थीटा
0 से 2 पाई। नाउ 8/3 ये कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई। अपर लिमिट लिख ली माइनस, लोअर लिमिट लिखेंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8/3 साइन 2 पाई कितना होता है, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, साइन माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 2 पाई होता है 1, तो ये -1 माइनस साइन 0 कितना होता है, ये भी 0 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, तो ये अगेन +1 हो जाएगा। हम यहाँ से -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ये देखो 8 into 3 दैट इज 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास में कितना आ रहा है, देखो 8/3 into 0 दैट इज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो इसके लिए हमारे पास में इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो यहाँ पर 0 कैसे, वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में प्लेन z इक्वल्स टू x प्लस वाई है। अब इसने क्या करा, जो हमारे पास में हमारा शेप था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, और दोनों ही सेम साइज के हैं, और दोनों ही अगर सेम साइज के हैं तो दोनों ही ने आपस में क्या कर दिया, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब अगर हमारे पास में जो सरफेस है अगर वो सिमेट्रिक होता है, जिसमें से अगर एक की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव हो और एक की वैल्यू नेगेटिव हो, तो दोनों ही एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो जो हमारा वॉल्यूम है वो 0 आ सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि ट्रिपल इंटीग्रल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तीनों ही कर्व शेप के बारे में हमने सीखा, स्फेरिकल, सिलेंडर और इलिप्सॉइड का। तीनों की हमने जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं उनको सीखा, और तीनों पर ही हमने एक एक एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। तो इसी के साथ हमने हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है उसका टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और सारे कंसेप्ट को हमने हमारी वीडियोज में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।